सभा के सांगठनिक सचिव सुदामा प्रसाद जी, जीरादेई के हमारे विधायक अजीत जी, यहाँ मंच पर बैठे हुए जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह जी, डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी, डॉक्टर सिंह सचदेव जी, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता तथा समानता दल के साथी और हमारे CPIML के जिला सचिव और उनके साथी। ये बहुत लंबे समय से बात हो रही है, बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग की एक समझ थी कि अगर किसान मजदूर सम्मेलन किया जाए यहाँ तो एक एजेंडा हमारे पास हो कि आगे हमें इस इलाके में किन किन सवालों को लेकर आंदोलन को चलाना। बातें आई हैं। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो देवरिया के बारे में एक जानकारी मिलती थी 70 के आसपास कि वह चीनी मिलों का सबसे बड़ा जिला है। उस समय हम लोग यही सुनते थे और यहाँ से गन्ना सिंह यानी गेंदा सिंह नामक एक राष्ट्रीय नेता भी चीनी आंदोलन से ही निकले थे और बाद में केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हुए। आज वह चीनी मिलें लगभग बंद है और वे किसान जो गन्ना पैदा करते थे वो किन कामों में लगे हैं, किस दिशा में गए हैं, क्या वहाँ का पूरा उत्पादन की पूरा पैदावार का क्या तौर तरीका बदला है, ये एक बड़ा सवाल है। और बिना इसको समझे फिर से यहाँ आंदोलन का कोई नया रूप खड़ा करना मुश्किल होगा। मैं करीब 83 से ही और 91 तक देवरिया में आता जाता था और इस जिलों को देखता था। उस समय यहाँ बाबूराम शर्मा हमारे सेक्रेटरी थे और विजय बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष थे। अब तो कुशीनगर हो गया है। वहाँ एक छोटही गांव है जो करीब 52 पूर्वे का है। वहाँ एक सलीम साहब हम लोगों के संगठन के नेता थे, वकील थे और वहाँ कुछ बेनामी ज़मीन पर गन्ना था, इसे काट लिया गया था। एक आंदोलन चला था। तो मुझे रात में मुझे दिन में मैं वहाँ गया, लेकिन वो इतना बड़ा गांव था कि रात हो गई, समझ नहीं पाया कि कैसे वहाँ किस जगह जाना है। और पुलिस का दमन बहुत तीखा था। पहली बार अनुभव हुआ वहाँ के रामकोला और लक्ष्मीगंज के 10 किलोमीटर के बीच में 2 चीनी मिले थे। पूरे गांव में 6-7-8 किलोमीटर चलने पर हर जगह गन्ना ही गन्ना दिखता था, जैसा आज लखीमपुर और पीलीभीत में आप देखेंगे। तो उस आंदोलन के बाद मुझे पता नहीं कि वो है कुशीनगर में और यहाँ की चीनी मिलों की क्या स्थिति है। दूसरा, इस दौर में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, अभी हम लोग किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। मैं बहुत संक्षिप्त बात करूंगा। कानून तो वापस ले लिया सरकार ने, लेकिन यही इस सरकार की खासियत है। कानून वापस ले लिया, लिखित समझौता हो गया, लिख के दे दिया, लागू एक भी नहीं किया। इस सरकार का जो चरित्र है वो यह 13 महीने की शहादत, वापसी, अग्रवाल उनके कृषि सचिव का लिखित पत्र और एक भी सवाल आज तक हल नहीं हुआ। न MSP मिली, न बिजली बिल वापस हुआ, न शहीदों को कोई सम्मान मिला किसानों के, और न
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की। लड़ाई सिर्फ इतना नहीं है कि जीत लिया जाए, उनको पीछे हटा दिया जाए। लड़ाई कुछ इससे ज़्यादा है। यह सरकार कुछ ज़्यादा ही धूर्त और तिकड़मी है। जो लोकतंत्र में न्यूनतम विश्वास जनता का होता था, उससे भी इसको कुछ लेना देना नहीं है। अभी 30 मई को भारत सरकार का एक परिपत्र आया, ये जानने की जरूरत है, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद और एक कृषि विशेषज्ञ कोई सक्सेना साहब हैं, उन्होंने 2 आर्टिकल लिखे हैं, नीति आयोग के वेबसाइट पर है। उसमें जो वकालत की गई है वो यह है कि भारतीय कृषि का जो पूरा ढांचा है, अगर ऐसे चलाया जाएगा तो भारत के किसानों का कल्याण नहीं होना। तो क्या करना है उसमें? तो उसमें उन्होंने 4 मुद्दे उठाए हैं: व्यापार, भंडारण, वितरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ना। आपको पता है, यही वो समय है जब ट्रंप रोज कह रहे हैं कि हमने चीन, पाकिस्तान और भारत से व्यापार कराने के लिए समझौता कराया। खूब व्यापार करेंगे, वही शब्द है ट्रंप का। हमने कहा खूब व्यापार करोगे, मान लो मेरी बात, और मान गए दोनों। तो व्यापार क्या है? वो कह रहे हैं कि तुम अपना जो सामान भेजते हो हमारे देश में, उस पर टैक्स शून्य करो, और जो हमारा ले जाना है उसको शून्य कर दो। अभी तक भारत 110% से 115% भारतीय कृषि में पैदा होने वाले सामान जो अमेरिका जाते थे उस पर टैक्स लगाता था। बिना कहे इस बजट में, ट्रंप के आते ही जो बजट आया उसमें भारत सरकार ने घटा के 30% कर दिया, यानी 80% पहले ही कम कर दिया। अब वो कह रहे हैं शून्य करो। अब शून्य करने का क्या होगा कि हम जो कुछ भी यहाँ पैदा करते हैं 11% हम अपना, जो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार है उसका 11% कृषि सामान जाता था और 18% हम अन्य सामान भेजते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको शून्य करो। वार्ता चल रही है, और ये वार्ता शायद इसी 29 तारीख को इस पे फाइनल दस्तखत होनी है, जिसे कहा जा रहा है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अमेरिका का दबाव है। ये युद्ध जो है इसकी आड़ में जो मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर करने चले थे, वस्तुतः यह है पाकिस्तान को ठीक करना नहीं था, इसकी आड़ में भारत के किसानों को ठीक करना है, और उस समझौते पर दस्तखत होनी है। 29-30 तक ये दस्तखत हो जानी है। आखिरी तारीख 9 जुलाई है। पहले से ही सब लोगों ने समझ लिया है कि 9 जुलाई को देश में राष्ट्रीय हड़ताल होनी है। जो आखिरी बात मुझे कहनी है कि सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई। समझौता होने वाला है। मक्का का जो ये पूरा इलाका है, कुशीनगर से लेके और हमको लगता है मोतिहारी, चंपारण वाला पूरा इलाका, यहाँ के किसानों को सोच लेना है कि जो ही अमेरिकी मक्का यहाँ आएगा उसी दिन हमारे मक्का के किसानों की मौत होनी तय है। अब उसमें पेच क्या लगाई गई है, जो अभी नया पत्र आया है कि हम खाने के लिए नहीं, हम ऑर्गेनिक फ्यूल बनाएंगे, यानी तेल बनाएंगे, जो पेट्रोल की जगह पर अब हम इस मक्का जो अमेरिका से आएगा उससे पेट्रोलियम पदार्थ या तेल बनेगा, और वह तेल भारतीय बाजार में जाएगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होगी। दूसरा वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो जानवर हैं, खासतौर से सूअर और मुर्गा, इनके लिए
वहाँ के बीज, वहाँ के जो मक्का और सोयाबीन आएगा वो यहाँ के इनको खिलाने के लिए प्रयोग होगा। आप समझ लीजिए कि सोयाबीन का किसान रो रहा है। विदर्भ में रोज प्रति घंटे एक किसान की आत्महत्या का खबर है, प्रति घंटे। और विदर्भ से लेकर इंदौर मध्य प्रदेश तक सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसी तरह से पंजाब से लेकर बिहार के तराई तक, मिथिलांचल के बॉर्डर तक मक्का उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका है। इन दोनों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, यानी जो तीनों कानून थे वो तीनों वापस आने जा रहे हैं, जिनके लिए हम लोगों ने लड़ा। और बिजली बिल का मामला तो यह है कि सरकार ने पहले अडानी से समझौता कर लिया। हम लोग किसानों ने क्या देखा था कि अडानी के साइलो बन गए थे तब कानून आया, अडानी के भंडार गृह बन गए थे तब कानून आया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 रुपये 67 पैसे के प्रति यूनिट के हिसाब से अडानी से बिजली लेना तय कर लिया है। और अब प्रस्ताव विद्युत मंत्री का यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और बुंदेलखंड विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में देना है, प्राइवेटाइज करना है। जिसके लिए अभी रविवार को लखनऊ में एक बहुत बड़ी पंचायत थी जिसमें हम लोग शामिल थे, और वहाँ से कॉल आई कि 13 तारीख को इस देश में हर चीज़ को बंद कर देना। आज इस सम्मेलन से मैं एक ही अपील करूँगा कि 13 को जो राष्ट्रीय हड़ताल है मजदूरों की, उसमें किसानों ने भी, बिजली कर्मचारियों ने भी 9 जुलाई को उसमें सारे लोगों को एक साथ मिल करके उतरना। हमारे खेत मजदूर संगठन ने भी ग्रामीण बंदी का आह्वान किया है। किसानों को भी उस दिन देश को बंद करना है। और ये बहुत बड़ा हमला है, वो कानून वापस आ गए हैं। अगर हमने 9 तारीख की हड़ताल को एक चुनौती के रूप में आज इस सम्मेलन में प्रस्ताव के रूप में लेना है, और हमें 9 को उत्तर प्रदेश बंदी में पूरी ताकत लगाना है। हम समझते हैं कि जितने भी किसान संगठन, मजदूर संगठन के लोग यहाँ हैं, वह इस बात को पकड़ें और ये बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। बाकी जो बात आई लोकतंत्र की और सारी चीज़ें, वो बिल्कुल सही है। अब इस पे बहुत बात करने का समय नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर चुनाव का एक तरीका वही बचा है जो अभी सुदामा जी ने बताया कि वोट देंगे आप, पता नहीं आप वोटर रहेंगे कि आपकी जगह पर कौन वोट देगा, कौन कितने वोटर होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक व्यक्ति ने कहा कि जो 70 लाख अतिरिक्त वोटर महाराष्ट्र में वोट देने आए थे, अब वो सब बिहार जाने वाले हैं, वो सब बिहार जाएंगे। ये है घूमने वाले वोटर हैं। और आज पता चल गया कि वहाँ वोटरों के वेरिफिकेशन के लिए नया आदेश जारी हो गया, यानी वो 70 लाख वोटर हर राज्य में घूमेंगे और यह सरकार उनको घुमा करके सत्ता पर कब्जा करेगी। और लोकतंत्र का जो मजाक है, जो पाखंड है, जो माकरी है, उससे लड़ने का समय आ गया है। मैं यह कहते हुए बड़े धैर्य से हम लोग इतने देर से बैठे हैं। ये सम्मेलन मैं यही कहूँगा कि सफल है। मैं भी अपने तरफ से जनार्दन शाही जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने, मैं शिवाजी राय मेरे 35 साल पहले से परिचित हैं और हम लोग लंबे समय से एक दूसरे के करीब रहे। अचानक एक दिन शिवाजी राय का फ़ोन गया कि मैं चाहता हूँ कि मैं CPI-ML ज्वाइन करना चाहता हूँ। हमने कहा कि, और उस दिन वो है शाही जी के यहाँ बैठे। लंबे समय बाद शाही जी से हमारी बात हुई, करीब 25-30 साल बाद, शिवाजी के माध्यम से। उसके पहले हम 90 के पहले हमारी मुलाकात अच्छी हम लोगों की बात हुई। शाही जी ने उन्हें प्रेरित किया और शिवाजी राय ने मुझसे कहा कि मैं पार्टी मेंबर
बनना चाहता हूँ, आंदोलन में आना चाहता हूँ। मैंने उसी दिन पार्टी राज्य कमेटी को सूचित किया कि एक ऐसा प्रस्ताव है, इस पर तत्काल आप लोग फैसला लीजिए और उन्हें गुप्त चुप तौर से नहीं, एक सम्मेलन आयोजित किया जाए जिसे उन्हें पार्टी में शामिल किया जाए। उसमें थोड़ा लेट हुआ, 4 महीना पहले की ही शायद बात है। उनके गांव तेघरा में सम्मेलन हुआ, मैं आया वहाँ और हमने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा अपने हाथ से सौंपा। अभी 1 हफ्ता पहले लखनऊ में बैठक हुई हमारे किसान महासभा की और हमने उन्हें वहाँ राज्य का उपाध्यक्ष चुना। तो मैं अपनी अध्यक्षता भी भविष्य में उन्हें देने वाला हूँ, इस उम्मीद के साथ कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को एक नई ताकत मिलेगी, नई संभावना होगी और हम फिर पूर्वांचल में किसान आंदोलन की और ख़ास तौर से स्वामी सहजानंद की स्मृति के दिन, जैसा सुदामा जी ने कहा, स्वामी जी पर लंबी बात हो सकती है। मैं सुदामा जी की बात को दोहराते हुए, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस कमेटी में एक प्रस्ताव रखा कि गया के किसानों की स्थिति बहुत खराब है और हजारों किसान हमसे मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर जमींदारों और सरकार का बहुत जुल्म है। उन्होंने सदाकत आश्रम कांग्रेस के मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा, उसमें वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए गया और जहानाबाद औरंगाबाद इलाके में, जहां किसानों की स्थिति तब तक अभी वो किसान पर साफ नहीं थी, किसान है तो वहां भेजा जाना चाहिए। राजेंद्र बाबू और कई लोगों ने इसका विरोध किया। ये बात कहते हुए थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उसका विरोध किया कि अरे कांग्रेस में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं आप किसानों के उनको रियाया का सवाल उठा करके आप चाहते हैं कांग्रेस 2 हिस्से में बट जाए, टूट जाए। स्वामी जी अड़ गए और अंत में तय हुआ, वो शायद अध्यक्ष थे कांग्रेस के, हाँ, उन्होंने स्वामी जी का समर्थन किया और एक टीम गया और पहली कमेटी की टीम की जो रिपोर्ट आई उसका शीर्षक ही है गया के किसानों की करुण कहानी। उस कमेटी की जो पुस्तक की रिपोर्ट है वह है गया के किसानों की करुण कहानी। यानी उस रिपोर्ट में एक गांव के रियाया से कितने तरह के टैक्स वसूले जाते हैं उसका जिक्र है और कैसे कैसे है। आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रोने लगेंगे। उसका एक ढांचा जीएसटी के रूप में इस समय आया, जो जीएसटी है उसी तरह का था, लेकिन वह तब जमींदारों के हाथ में था। तो उसमें 56 किस्म के टैक्स का जिक्र है, खूंटा गाड़ने से लेके नाक तक 56, हाँ, लौकी कोहड़ा पर अपनी छान पर लगाने तक, बकरी पालने तक, सब पर जमींदार टैक्स लेता। तब स्वामी जी को पता चला कि अरे ये तो बड़ा, जिस किसान के बारे में सोचते उसकी हालत तो इतनी दयनीय है। तो फिर उन्होंने गया में, बिहटा में और फिर बढ़िया टाल में मोर्चा लगाया। उस मोर्चे के बाद उनकी जो किताब आई, किसान क्या करे, और जब वो आंदोलन पूरा हो गया, चला, कई जगह बड़ा आंदोलन चला बिहार में, तो उन्होंने लिखा कि किसान लड़ते कैसे हैं। और अंत में उन्होंने जेल से छूटने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रामगढ़ में उन्होंने एक सम्मेलन हुआ था, समझौता विरोधी सम्मेलन। कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन था 1940 में, उसके सम्मेलन के हाल में ही समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया गया
जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को करनी थी। उस सम्मेलन के अगुवा और संचालक स्वामी जी थे। वहीं स्वामी जी ने एक वक्तव्य दिया कि आज हमारे नेता थक गए हैं, वो हार मानने जा रहे हैं। अगर इस लड़ते लड़ते वो थक गए हैं, वो समझौता करने जा रहे हैं। अगर ये समझौता हुआ तो भारत एक नहीं रहेगा, टूट जाएगा। समझौता अपनी कीमत वसूलता है। आज हम देख रहे हैं कि वह समझौता विरोधी सम्मेलन कितना दूरगामी नजरिए का था। सन 47 में भारत टूटा और आज उसी टूटन का परिणाम है कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत की राजनीति का केंद्रीय तत्व है। अगर टूटन न हुई होती, देश न टूटता, तो आरएसएस भारत के कूड़ेदान में रहता। भाजपा के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होती। लेकिन भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण और भारत में मिली जुली आबादी का होना आज भाजपा के लिए सत्ता में बैठने का सबसे बड़ा अस्त्र बना हुआ है। और हर सवाल पर वो यही 3 चीज लेके आते हैं। तो इसलिए हमें इसको समझना है। और आज अगर हम एक बार फिर इस समय, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर इस देश ने फिर से इनको पीछे नहीं ठेला तो हम 1947 के बुरे दिन फिर देख सकते हैं। कश्मीर, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूरी आदिवासी आश्चर्य है भारतीय राजनीति में। छत्तीसगढ़ के 4 जिले में नरसंहार चल रहा है। हजारों आदिवासी मारे जा रहे हैं। कई एक छोटी पहाड़ी को 22,000 पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है माओवाद के नाम पर। रोज हत्याएं हो रही हैं। लेकिन भारतीय राजनीति इस सवाल पर एक खामोश चुप, क्योंकि वहां पहाड़ियों में अमूल्य मिनरल है, वहां कोयला है, अभ्रक है, स्टील है, वो सब कंपनियों को दिया जाना है। सब बड़ी कंपनियों के साथ समझौता हो गया है। आदिवासियों का नरसंहार चल रहा है। तो आज हमारे सामने बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम लोगों को सोचना है। और किसान महासभा ने जिम्मेदारी ली है कि वही सब सवालों पर लड़ेगी। आदिवासियों की जंगल जमीन बचाना है, हमें अपनी खेती बचाना है, हमें अपना अनाज बचाना है, हमें बिजली को निजी हाथ में जाने देने से रोकना है। और इससे ज़्यादा हमारे जो ग्रामीण मजदूरों का पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा सवाल, 18 चीनी मिले, दर्जनों कपड़ा और सूती मिले थी पूर्वांचल में, सब बंद हैं। मगहर हो, कुशीनगर हो, मऊ हो, कासिमाबाद हो, आजमगढ़ हो, चाहे जिन भी जिलों में कपड़ा मिले नहीं, सब बंद हैं। तो आज जो हमारे रोजगार का सवाल है, पलायन का सवाल है, पूर्वांचल का बड़ा मुद्दा है कि हमारे नौजवान गांव में नहीं दिखता। जब हम लोग 80-81 के आसपास जाते थे उत्तराखंड में, पहाड़ के इलाके में आंदोलन और संगठन के सिलसिले में, तो पता चलता था गांव में कोई नौजवान है ही नहीं। 20 साल से लेके 50 साल की उम्र का कोई नहीं है। मिलते थे या तो रिटायर्ड फौजी या अपंग और मिलों से लौटे हुए लोग। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत भी यही बन रही। जिस तरह का पलायन है, रोजगार नहीं है, मिलें बंद है, खेतों में काम नहीं है, लोग ठेला लगा रहे हैं, चक्कियाँ चौराहे जाम हो गए हैं। हमारे नौजवान जाएं तो कहाँ जाएं? ये सारे सवाल हैं जिसे किसान आंदोलन को लेना है। इसी के साथ मैं यहाँ की पूरी कमेटी को, साथी शिवाजी राय को, श्री राम कुशवाहा को, प्रेमलता पांडे जी को और यहाँ देवरिया के सारे कमेटी के साथियों को, कुशीनगर के अपने साथी परमहंस जी को, गोरखपुर से आए हुए हमारे जो साथी राजेश साहनी जी, मनोज जी हैं, सबको बधाई देते हुए कि आपने आकर के इस सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई, इसको और वजन दिया, ताकत दी।
यहाँ के साथियों का मनोबल बढ़ाया और अंत में बिहार के अपने दोनों जनप्रतिनिधियों विधायक अजीत जी और सांसद सुदामा प्रसाद जी को खास तौर से उन्हें बधाई देता हूँ कि वो हम लोग के कहने पर यहाँ आए और देवरिया की एक नई शुरुआत करके जा रहे हैं। उम्मीद है कि शुरुआत नई ऊंचाई तक जाएगी और हम फिर से देवरिया जो किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा है उसे फिर एक बड़े केंद्र में बदलेंगे। आज की ये शुरुआत एक उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। इसी के साथ आप सब लोगों को, आयोजकों को, जिन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया है, सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड जयप्रकाश जी। हमारे पास अभी 1 दर्जन